कड़ाके की ठंड में बर्फबारी को तरस गए पहाड़। पूरे उत्तर भारत पर लिपटी है कोहरे और धुंध की चादर। ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं, फ्लाइट समय से नहीं उड़ पा रही है। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नुक्ताचीनी। मौसम की इस बेरुखी से वैज्ञानिक ही नहीं, पूरी दुनिया चिंतित है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर मौसम का आपातकाल लगने वाला है। क्या दुनिया पर बड़ा संकट आने वाला है? तो अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोल कर बैठिए, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इसके सभी पहलुओं पर करने वाले हैं बड़ी चर्चा। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जनवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस मौसम में भी पहाड़ अब तक बर्फबारी को तरसते रहे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ और हर्षिल में 17 जनवरी को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी तो शुरू हो गई है, लेकिन अब तक मौसम ने पहाड़ों का बुरा हाल कर दिया है। पहाड़ों पर पेड़ पौधे और घास सूखी पड़ी है, झीलें सूख रही हैं। जिस मौसम में घाटियां गुलजार हुआ करती थीं, उस मौसम में जंगल सुलग रहे हैं। सर्दियों में जिन पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाया करती थी, वो पहाड़ अब बंजर नजर आ रहे हैं। जिन पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ नजर आया करती थी, वो पहाड़ पर्यटकों से सूने पड़े हैं। उत्तराखंड ही नहीं, पहाड़ों पर बसे इन तीनों राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हालत कमोबेश एक जैसी है। तीनों राज्य दिसंबर जनवरी वाली भीषण बर्फबारी की बाट जोह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? पहाड़ों के मौसम को आखिर ये क्या हो गया है? न बारिश, न ढंग से बर्फबारी, जो इन दिनों पहाड़ी राज्यों की खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। लोग बर्फ देखने पहाड़ों पर जाते थे। उल्टे दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की हालत देखिए। यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आमतौर पर इन इलाकों में लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होने लगती थी, लेकिन अब तो सर्दी कम होने के बजाय मकर संक्रांति के बाद बढ़ गई है। मौसम का ऐसा आपातकाल शायद पहले कभी नहीं देखा गया। लोग सर्दी का सितम तो झेल रहे हैं, लेकिन बर्फ की सफेद चादर से घाटियां गुलजार नहीं हो रही। मौसम की बेरुखी को देखकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। तो क्या मौसम का ये बदलाव किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है? इस बार हमारा पश्चिम विक्षोभ जो भी आए हैं, बहुत फीबल आए हैं। फीबल होने के कारण ये अरेबियन सी, जहाँ से मॉइस्चर आने की संभावना है, वो मॉइस्चर खास नहीं आ रहा है, जिसके कारण से आपका पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका खास वेदर नहीं आया है, और हिल्स में स्पेशली स्नोफॉल बहुत कम हुआ है। पहाड़ों में मौसम बदल रहा है, मैदान में मौसम बदल रहा है, तो इसे मौसम का बिगड़ता चक्र कहें या ग्लोबल वार्मिंग का असर। लेकिन हकीकत यही है कि पहाड़ बारिश और बर्फबारी को तरस रहे हैं। जनवरी का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है। सर्दी तो खूब पड़ रही है, लेकिन न बारिश हो रही है, न बर्फबारी। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश का मनाली और उत्तराखंड का औली, ऊंचे पहाड़ों पर बसे इन तीनों ही जगह पर हर साल जमकर बर्फबारी होती है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पूरे देश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस बार पहाड़ों के इन तीनों टूरिस्ट हब की तस्वीरें देख लीजिए। सर्द मौसम का मजा लेने पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों के हाथ इस बार सिर्फ मायूसी लगी है। पर्यटकों को लुभाने वाली बर्फबारी पहाड़ी राज्यों से नदारद है। बर्फबारी न होने से पर्यटकों में निराशा है। इस बार पहले के मुकाबले कम ही पर्यटक पहाड़ों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं।
जिसका असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। टैक्सी स्टैंड सूने पड़े हैं, होटल संचालक टूरिस्ट के इंतजार में हैं। न बर्फबारी हो रही है, न ही टूरिस्ट आ रहे हैं। आलम यह है कि जिन सैलानियों ने जनवरी में कश्मीर घूमने के लिए ट्रेन और होटल की एडवांस बुकिंग कराई थी, वो अब अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। मौसम के इस बिगड़ते चक्र से सबसे ज्यादा देवभूमि उत्तराखंड प्रभावित है। उत्तराखंड में बर्फबारी देर से हुई, बारिश हुई नहीं, जिससे पहाड़ सूख रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में जंगल सुलग रहे हैं, जिससे करीब 150 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बारिश की कमी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर नजर आ रही है। झीलें और जल स्रोत सूख रहे हैं और अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो उत्तराखंड को आने वाले दिनों में भीषण जल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 7 दिन तक बारिश और बर्फबारी के कोई खास आसार नहीं है। मौसम की बात करें तो 17 तारीख को उत्तराखंड के जो हायर रीचेज हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर बहुत हल्की से हल्की बर्फबारी मिल सकती है। तो 17 तारीख को मेन एक्टिविटी है, वो भी हल्की जो फीबल एक्टिविटी है। उसके बाद जो है बात करेंगे तो मौसम साफ ही रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में कश्मीर घाटी में 79% कम बारिश हुई, जिसके कारण 20 जनवरी तक कश्मीर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बर्फबारी में कमी से क्षेत्र में पानी और संभावित खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। मौसम में आए इस असामान्य बदलाव के लिए अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये एक मौसमी घटना है जिससे भारतीय उप महाद्वीप में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। इसकी मुख्य वजह मानसून में सामान्य से कम बारिश होती है। आईएमडी ने जनवरी से फरवरी तक असामान्य तौर पर तापमान में बदलाव की भविष्यवाणी की है और इस अवधि में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में कम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो प्रभाव से 2024 में वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भारत के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस साल हिमालयी क्षेत्रों में कम बारिश और बर्फबारी के कारण सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। पहाड़ों की बात तो विस्तार से कर ली। उत्तर भारत में मौसम से हालात खराब है। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेट होने और कैंसिल होने की घटनाएं हो रही हैं। यात्रियों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए इसे मौसम का संकट काल ही कहा जाएगा। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रही है। अगर इसी तरह मौसम का रुख बदलता रहा तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो इस मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लीजिए। कड़ाके की ठंड में बर्फबारी को क्यों तरस गए पहाड़? जनवरी का महीना, न बारिश न बर्फबारी, सर्दी कम होने के बजाय क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के मौसम को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है? जनवरी में आमतौर पर हल्की बारिश हो जाती है। बारिश न होने से खेती किसानी पर कितना बुरा असर पड़ेगा? बर्फबारी न होने से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। जंगलों में आग फैल रही है। राहत की उम्मीद और उपाय क्या हो सकते हैं? और इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो महापात्रा जी, जो अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब 1850 में शुरू हुआ था, इसके प्रभाव में जो नेचुरल एटमॉस्फेयर हमारा था वो भी नेचुरल नहीं रहा। इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी, अर्बन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे ऐसे गैस निकल के जा रहे हैं एटमॉस्फेयर को, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। इसको हम पॉपुलरली यही बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ये जो गैसेस होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इसमें होता है। और इसमें गैसेस की वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का,
लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस पास्ट 100 ईयर्स में बढ़ा है ग्लोबली। और इंडिया की बात करें इसमें तो 0.63 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 100 साल में। और ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ये यूनिफॉर्म नहीं बढ़ता है सभी जगह पे, नियर इक्वेटर कम बढ़ता है और नियर पोल ज़्यादा बढ़ता है। सिमिलर इंडिया के अंदर साउथ इंडिया से शुरू करके नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा हो रहा है नॉर्दर्न इंडिया में। स्पेशली आप वेस्टर्न हिमालय रीजन की बात करें वहाँ तो टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है पास्ट 100 ईयर्स में। सो क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है, पहले भी हो रहा था, अभी हो रहा है, भविष्य में होगा। मगर ये जो मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा जो चेंजेस आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक्सेलरेटेड मैनर पे हो रहा है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट तो होता है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है किसी का तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ हेवी रेन की बात करें तो हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ट्रॉपिकल एरिया में बढ़ रहा है, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ट्रॉपिकल कंट्रीज में बढ़ रहा है। और हीट वेव की बात करें, हीट वेव भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन इंटेंसिटी हमारा कंट्री में बढ़ रहा है। कोल्ड वेव की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वेव रिड्यूस हो रहा है ग्लोबली, और इंडिया में भी ये रिड्यूस हो रहा है। जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो कोल्ड हम एक्सपीरियंस करते हैं ओवर द ईयर्स ऑफ पास्ट 50 ईयर्स आप देखेंगे धीरे धीरे कोल्ड कम एक्सपीरियंस हो रहा है। मगर जो वेरिएशन है, डे टू डे वेरिएशन, कि सीजन टू सीजन वेरिएशन और विद इन सीजन वेरिएशन, ईयर टू ईयर वेरिएशन, इसमें बढ़ोतरी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जबकि हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड वेव हैज डिक्रीज्ड, मगर ये हम रूल आउट नहीं कर पाएंगे कि कोल्ड वेव कभी भी नहीं होगा। कोल्ड वेव हो सकता है विंटर सीजन में और कभी कभी ज्यादा इंटेंस भी हो सकता है। स्पेशली पहाड़ ज्यादा ड्राई हैं, इस बार टूरिस्ट के लिए एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है। एक्सेप्शनली ड्राई विंटर है तो लोग जाते हैं इस वक्त घूमने के लिए, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी बीत गया, स्नोफॉल नहीं हुई, अब कुछ दिन से शुरू हुई है थोड़ी बहुत स्नोफॉल। तो क्या कारण है इसका? खास तौर पर अगर देखा जाए तो 79% रेनफॉल डेफिसिट भी है। हाँ, आपने सही बताया कि दिसंबर महीना में और जनवरी महीना में आपका जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी एरिया में लगभग वेरी स्कैंटी स्नोफॉल एक्टिविटी हुआ है। उत्तराखंड में कुछ हुआ है मगर स्पेशली आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश देखें तो वेरी स्कैंटी एक्टिविटी देखने को मिला है। इसका वजह यही है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, स्पेशली हिली एरियाज, वो सभी में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बारिश तब होता है जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके ऊपर गति करता है। और इस बार कोई ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया नहीं जिसकी वजह से यहाँ बारिश हो सके, क्या बर्फबारी हो सके। जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया वो नॉर्थ ऑफ इंडिया मूव कर गया और सिर्फ 2 इवेंट आया ऐसे, दिसंबर महीने में एक था और जनवरी महीने में 8 to 9 जनवरी में एक था, जिसमें सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश हुआ है, जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बारिश हुआ है। मगर हिली एरिया में इसका कोई इम्पैक्ट रहा नहीं। यही कारण है जिसकी वजह से हम डेफिशिएंट रेनफॉल जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की बात करके, ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं हमारा जो एनालिसिस है 1990 से लेकर अभी तक जो हमारा आंकड़ा है रेनफॉल का, आप देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीना में जो टोटल रेनफॉल होता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, इसमें एक डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जब एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है इसका मतलब यही होता है ज्यादातर सालों में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेनफॉल नॉर्मल से ज्यादा होगा या बर्फबारी नॉर्मल से कम होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रेंड है। रेनफॉल और स्नोफॉल नॉर्मली जितना होता है दिसंबर टू फरवरी, डिक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें कमी दिखाई दे रहा है। मगर ये सभी सालों में नहीं होगा और ज्यादातर साल में इसे देखने को मिल सकता है। अगर आप दिल्ली और आसपास भी देखिए तो यहाँ पर भी बारिश अभी तक नहीं हुई है और न ही इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बारिश होगी। हालांकि ठंड की हालत यह है कि पहले मकर संक्रांति के बाद लोग उम्मीद करते थे कि ठंड थोड़ी कम होगी, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखिए तो कहीं ना कहीं ये वार्मिंग ट्रेंड दिख रहा है। जी, हम तो यही बोल रहे हैं कि दिसंबर महीने में आप देखें
अब दिसंबर महीना देखें तो दिसंबर में कोई कोल्ड वेव कंडीशन नहीं था। जनवरी महीने भी ऐसे कुछ इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशन कहाँ पर नहीं है, मगर कोल्ड डे कंडीशन है, दिन में ठंड लग रहा है ज़्यादा। और दिल्ली का बात आप देखें, अभी भी टेम्परेचर आज दिल्ली का 6 डिग्री के आसपास है। सो इसलिए कोई कोल्ड वेव कंडीशन अभी तक दिल्ली में हुआ नहीं, मगर कोल्ड डे कंडीशन जरूर हुआ है। कभी कभी फॉग की वजह से स्काई ओवरकास्ट रहा, जिसकी वजह से डे टेम्परेचर कम रहा, इसलिए दिन में ठंड महसूस हुआ। अभी भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो प्लेन एरिया है और नॉर्थ राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, ये सब इलाके में कोल्ड डे कंडीशंस कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। और कोहरा लगभग कंटिन्यू कर रहा है फॉर पास्ट 10 डेज, जबकि देखिए इसका असर चौतरफा हो रहा है, क्योंकि जनवरी में आमतौर पर हल्की बारिश हो जाती है, अब बारिश नहीं हो रही है तो खेती किसानी पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। जी, आपने सही बताया कि अभी तक बारिश हुआ ही नहीं है और नेक्स्ट 5 डेज में बारिश होने वाला नहीं है। इधर अगर बर्फबारी नहीं हो रही है तो उससे पर्यटन उद्योग जो है प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो वहां गए, उन्हें निराशा हाथ लगी तो वो वापस आ गए। जिन्होंने अपना टिकट कराया था जाने के लिए, उन्होंने अपना कैंसिल करा दिया। तो बहुत सारी चीजें इसमें इफेक्टेड हो रही हैं। हम तो आपको यही बोलूंगा कि टूरिस्ट जो टिकट ले रहे हैं, पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान देख ले टिकट लेने से पहले। तो इस तरह के इवेंट्स क्या दर्शाते हैं? ये एक वेरिएशन होता है, इंटरनल वेरिएशन होता है। मैं आपको बोल दिया हूँ कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से कभी कभी ऐसे दिखा है, क्योंकि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इसलिए कुछ साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि बारिश नहीं होगा। और टोटल रेनफॉल आप देखेंगे दिसंबर जनवरी फरवरी जो होता है ये वेस्टर्न हिमालय रीजन पे, ये लगभग 30% रेनफॉल इसमें स्नोफॉल टोटल होता है इनवाल का। सो ज़्यादा बारिश इसमें नहीं होता है और इनका वेरिएशन बहुत होता है ईयर। क्या लग रहा है ये मैन मेड कितना है? नहीं, वो तो क्लाइमेट चेंज तो मैन मेड है, ये सारा विश्व को पता है और भारतवर्ष में पता है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैंसी हम लोग बात बहुत करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन फैंसी जार्गन की तरह रह गया है, इस पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग साइंस ऑफ क्लाइमेट के साथ डील करता है, यानी क्लाइमेट चेंज हुआ कि नहीं और कितना हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर, इतना तक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीमित है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है हमारा नोडल मिनिस्ट्री है टुवर्ड्स एडाप्टेशंस एंड मिटिगेशंस। माइंडलेस डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज अब एक अनडिनाइबल सच्चाई की तरह होते जा रहे हैं, हमारे सामने खड़े। यस, ये जरूर है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड हो चुका है कि क्या क्या हमारा सोर्सेस है, कहाँ कहाँ हमको ग्रीन हाउस गैसेस मिलता है और कहाँ सिंक है जहाँ ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मैं बताया कि मेजर ग्रीन हाउस गैस जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सोर्सेज हमको पता है। ये वेहिकुलर पोल्यूशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, अर्बन एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ये सभी की वजह से जो सस्टेनेबल वे में जो हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं इसमें इसको मिनिमाइज किया जाता है। जब कोई अनसस्टेनेबल मैनर पे डेवलपमेंट होता है तब ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस का कुपरिणाम देखने को मिलता है। सो दूसरा जैसे फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे तो ये सिंक होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। अब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरेस्ट नहीं रहेगा, सो कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा। सिमिलरली वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स होते हैं, जो फ्लड जो जोन है आप बोल सकते हैं, जो वेटलैंड रहता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। सो हम वेटलैंड को अच्छा तरीके से हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा जो सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए वो भी कम हो जाएगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी समुद्र में होता है, वाटर बॉडीज भी एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, मगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम रखेंगे एटमॉस्फेयर में, वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा समुद्र में, तो हमारा जो समुद्र है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, उसमें भी एब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर ज्यादा एसिडिक होगा, और एसिडिक वाटर जो हमारा बायोटिक लाइफ है, फिश है, सी फूड है, इसके ऊपर बुरा हालत होगा, बुरा असर पड़ेगा।
आपको शायद पता होगा कि भारत वर्ष ऐसा है कि जो फिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर फॉर एक्सपोर्ट, तो इसमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये सभी नॉन फैक्ट है, उसको लेकर देश में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा कि 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी चल रहा है और इसको मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लीड कर रहे हैं। आपने फॉरेस्ट की बात की, जंगलों में आग फैल रही है, तो राहत की उम्मीद और उपाय क्या हो सकते हैं इसमें? देखिए, फॉरेस्ट फायर जो बढ़ता है टेम्परेचर एक रीजन हो सकता है और शायद मैन मेड फॉरेस्ट फायर भी हो जाता है। तो इसलिए अवेयरनेस भी होना चाहिए और फॉरेस्ट फायर का पूर्वानुमान भी होना चाहिए और कैसे हम फॉरेस्ट फायर को मिनिमाइज करें, इसलिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी डेवलप होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच सामंजस्य नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें ज्यादा हो रही हैं, खासतौर पे पहाड़ों पर? पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था किस तरह से। जी, हम नहीं बोलेंगे, आई थिंक ये मेरा परिसर भुक्त भी नहीं है, सो मैं इसमें कुछ बोलना सही नहीं होगा। आपको लगता है कि हमारे जो कॉर्पोरेट इंडिया है इस समस्या को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, इसको समझ नहीं पा रही है, इसलिए हम इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, ये सभी चीजों जो है ना, हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का परिसर भुक्त नहीं है। ये अच्छा ही होगा कि आप दूसरों किसी को पूछे, और ये बोलूँगा कि क्लाइमेट चेंज ऐसा है जिसमें एक इंडिविजुअल शुरू करके सभी इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज सभी को इसमें पदक्षेप लेना है और एक राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी, राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी हमारा है, इसके ऊपर कुछ एक्शन भी लिया जा रहा है। पिछले काफी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसे क्लाइमेट इमरजेंसी कहा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और इसके ऊपर भी अमल किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूरी दुनिया में मौसम चक्र बुरी तरह बदल रहा है, भारत में भी मौसम से हालात खराब है। इसे वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहे हैं। मौसम चक्र बदलने से हमारे आपके जीवन, आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट होने और कैंसिल होने से रोजाना करोड़ों का नुकसान होता है। यात्रियों का गुस्सा भी बढ़ता है। बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझाते हैं। बर्फबारी न होने से सैलानी मायूस हो जाते हैं। तो मौसम के मौजूदा बदलाव के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध शहरीकरण और जंगलों की कटाई जैसे मुद्दे जो हमारे वश में हैं, उन पर लगाम लगाई जा सकती है और इसे किया जाना चाहिए, वरना मौसम के बदलते रुख के परिणाम बेहद घातक साबित हो सकते हैं। और फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।